चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी। सब्जेक्ट आपका न्यू स्टार्ट हो गया है, इकोनॉमी आपका फिनिश हो गया था। आपको एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर अब जैसे नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नई चीज़ है। आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ कि बेटा मैटर बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ। आप उसमें डीप भी जा सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितना भी मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूं, यहां पर जितना सब कुछ पढ़ा के चलूंगा, आपको नोट्स रेडी में करवाऊंगा, क्वेश्चन टोटली यहीं से बने हैं, यहीं से बनेंगे। और आपको इतना भी बता के चलूंगा कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहीं से बनती है। इवन ये चीज आज तक नहीं पूछी गई, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी, जिससे आपको वे चीजें अच्छे से और क्लियर हो जाए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसलिए सो डैट ये चीज रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, लाइव नहीं आ सकते अभी। प्रिज्म पे आपने देखा होगा अटक अटक के आती है, सो डैट वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता और ना ही वो बच्चों को अच्छे से समझ में आता। तो रिकॉर्ड करके ही हम वीडियो को डालेंगे जब तक ये टेक्निकल प्रॉब्लम इशू जो है ये सही नहीं हो जाता है। ज्योग्राफी, भूगोल, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी, घबराने वाली कोई बात नहीं। बस ये है कि ज्योग्राफी में वर्ड्स थोड़ा अलग होते हैं, हो सकता है कुछ याद करने में प्रॉब्लम हो। कुछ इसमें ओशियंस, आपके माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट और आपका जितना भी ये आपके वर्ल्ड की पूरी ज्योग्राफी इस तरीके से हमें पढ़नी पड़ती है। इंडिया के भी वो पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि हम सीधी बात करते हैं इसके अंदर भू की, धरती की, धरा की, तो इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अभी आपका टॉपिक था इसमें, अर्थ था टॉपिक, इसका हम ओरिजिन ऑफ अर्थ भी पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स भी पढ़ेंगे, ओशियंस भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे टू जेड। पहले हम अपना इसमें बेसिक्स देख के चलते हैं, नोट्स रेडी करके चलना अपने। जो ज्योग्राफी वर्ड है पहले यहीं से शुरू करते हैं, तब हम अर्थ पे जाएंगे। पहले ज्योग्राफी क्या चीज है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जो ज्योग्राफी है ये एक इज अ ग्रीक वर्ड। ये पूछा जाता है कि ज्योग्राफी आपका कैसा वर्ड है, कहां से आया है, कहां से लिया गया है। नोट्स अपने हैंड टू हैंड रेडी करते हुए चलें कि ये एक ग्रीक वर्ड है। और इसको आपने देखा होगा, कंफ्यूजन रहता है सर ज्योग्राफी और आपका एक ग्राफी हो गया, एक लॉजी हो गया। जूलॉजी और ग्राफी में क्या अंतर होता है? एक्चुअली लॉजी में ये नई चीज स्टडी करना, कुछ नया ढूंढना, साइंटिस्ट लोग ढूंढते हैं तो इसमें आप स्टडी करते हैं। और इसके अंदर ग्राफी के अंदर जो स्टडी हो चुका है, जो ऑलरेडी आपने साइंटिस्ट ने कुछ पाया है और पाने के बाद उसको लिखा है, हम उसी लिखे हुए को पढ़ते हैं। मतलब जो रिटन होता है, जो लिखा हुआ होता है, हम उसको पढ़ते हैं। ये ग्राफी होता है और लॉजी में कुछ नया ऐड होता है या स्टडी होती है उसके बिहाफ पे, उसको साइंटिस्ट ही निकालते हैं। ये जूलॉजी में और जियोग्राफी में ये अंतर होता है, ठीक है। चलिए इसको जो आपको ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले यूज किया गया था, वो आदमी कौन था जिसने ज्योग्राफी वर्ड दिया, बोला, ये सबसे पहले नाम लाया अपनी जुबान पे, वो कौन था? उसे ही आपका फादर ऑफ, उसको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी क्या नाम है उनका? इरेटो स्थेन्स। ये नाम कुछ ऐसे ऐसे आएंगे, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन याद करना पड़ेगा। क्या नाम है? इरेटो स्थेन्स इनका नाम है। अच्छे से इसको याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अपने आप में, इरेटो स्थेन्स। शॉर्ट में, क्योंकि इसमें याद करने में प्रॉब्लम आती है, सो डैट इसको अच्छे से याद कर लें। इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? भूगोल के पितामह। क्या बोला जाता है? भूगोल के पितामह।
इनको भूगोल के पितामह बोला जाता है। और जूलॉजी को अभी आपके पास हो सकता है मे बी जब क्वेश्चन आए तो कुछ ऑप्शन आते हैं कि इसको हम और क्या बोल सकते हैं। ज्योग्राफी में फादर इसके पूछ सकते हैं कौन है, किसने सबसे पहले यूज किया था नाम, इराटोस्थेनेस थे। ये ज्योग्राफी वर्ड कहां से आया, ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और इसमें इसको ज्योग्राफी को जो बोला जाता है, ये लिखा जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है। अगर आपके ऑप्शन होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर वहां पर आ जाए टू राइट, ऐसे मिलेगा आपको, टू राइट अबाउट दी अर्थ, टू राइट अबाउट दी अर्थ। That means अभी आपको बताया था इसके बारे में जो जाता है लिखा जाता है, उसमें जूलॉजी में स्टडी होती है, ज्योग्राफी में लिखा हुआ होता है। टू राइट अबाउट दी अर्थ, ये इसके 3 ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। कभी कभी डायरेक्ट इनसे पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो ज्योग्राफी की बुक है सबसे पहली वो किसने दी थी? 3.4 जो बुक है वो किसके द्वारा सबसे पहली लिखी गई थी? बाई स्ट्रैबो, बाई स्ट्रैबो। ये चीजें आपको मिलती नहीं है ऐसे, ये आपको नॉलेज होती है जब टीचर पढ़ाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये कहीं इस तरीके से नहीं मिलता। लेकिन जब कभी पुराने प्रीवियस पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट वहां से नोट्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। ये हमने अपने नोट्स में उठाए हुए क्वेश्चंस हैं जो पहले आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं अर्थ टॉपिक को डायरेक्ट एकदम स्टार्ट करूं उससे पहले आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी चीज क्या है। तो स्ट्रैबो बुक दी गई थी किसके नाम से, क्या नाम था उनका? स्ट्रैबो। बेटा इस चीज को नोट करते रहो हैंड टू हैंड, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं हैंड टू हैंड नोट करते हुए चलो। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, चलिए देखिए, हमने बात करी थी अर्थ की, धरती की। अब हम इसके अंदर गहराई में भी जाएंगे, इसके चारों ओर घूमेंगे, और क्या चीज है ये, क्या इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। आपने देखा होगा अर्थ को बोला जाता है जियोइड। ये क्या चीज है? ये अपने आप में अर्थ को एक आकार का नाम दिया गया। अर्थ का जो आकार है वो जियोइड है। सर ऐसे कैसे? ये क्या चीज? ये चपटा टाइप होती है। जैसे अंडे का कोई शेप नहीं होता, उसे बोल दिया जाता है अंडाकार, लेकिन धरती का भी अपना एक आकार होता है, उसे हम बोल देते हैं जियोइड। आपको ये पता होना चाहिए कि धरती का भी अपना एक शेप होती है। जियोइड एक शेप है धरती की, इसका आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। चपटा टाइप होती है। कैसी होती है? चपटा टाइप। अब अर्थ के अंदर अगर हम चले, जैसे धरती है, सन है, इन सब की भी अपनी एक एज होती है। तो अगर हम बात करें कि धरती की जो एज है वो कितनी है, एज, उम्र, बेटा जो एज है वो धरती की 4.6 बिलियन ईयर्स है। कितनी? 4.6 बिलियन ईयर्स। बिलियन में कितनी जीरो लगती हैं पता है? बिलियन में आपकी 9 जीरोस आती हैं। कितनी? 9। इसको हम बोल सकते हैं 4.6 अरब वर्ष। क्या? 4.6 अरब वर्ष बोल सकते हैं इसकी उम्र। और इससे रिलेटेड जैसे आपने अभी धरती की बात करी, ये एक दिया हुआ है साइंटिस्ट के द्वारा, हमें तो नहीं पता, हम तो स्टडी कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसकी, हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे कि हमें कुछ नया पाना है। जो ऑलरेडी है हम उसी को पढ़ रहे हैं, हम कुछ नया नहीं ढूंढ रहे हैं। ये साइंटिस्ट ने अपने उससे निकाली हुई चीजें हैं। अब इसमें जैसे सोलर सिस्टम में जितने भी हैं, अब आपका हो सकता है इसमें अर्थ की बात हो रही है, यहाँ सन भी हो सकता है, यहाँ पर जुपिटर भी हो सकता है, और यहाँ पर आपका सन की हो गई जी, वीनस भी हो सकता है। सोलर सिस्टम में जितने हैं, इस सोलर सिस्टम में जितने हैं, अगर वो किसी का भी पूछे तो आपको बस एक आंसर देना है, 4.6 बिलियन ईयर्स इनकी एज है। 4.6 बिलियन ईयर्स। यहाँ तो 100 साल की अपनी एज होती है,
यहाँ पर 4.6 बिलियन ईयर्स, पता नहीं कितनी। तो ये पता होना चाहिए 90 इसके अंदर आती है, अरबों में इसको बोला जाता है, इसकी भी अपनी उम्र होती है, और जितने सोलर सिस्टम में होते हैं सबकी ये 4.6 बिलियन ईयर्स इनकी एज होती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है चीजें। मैं डायरेक्ट आपको हर वो चीज लिखा के चलूंगा इसके अंदर कि पेपर में इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। बिल्कुल आपको टू दी पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ये भी नहीं कुछ एक्सेस करा दिया, नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज, जो चीज उसमें आती है घुमा फिरा के जरूर पूछता है, लेकिन चीजें वहीं से ही रहती हैं। बस थोड़ा सा, क्योंकि एनडीए का एग्जाम है, बनाने वाली कमीशन ऐसी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो घुमाएंगी चीजों को, तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब मैंने इसके साथ एज बताया, अब धरती की एज के साथ मुझे ये भी चीज बताई, तो ये चीज आप लिखो कि ये किसी में भी पूछ सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब खाली इसी का ही नहीं पता होना चाहिए, तो इसलिए आपको जो चीज मैं दे रहा हूं उनसे बाहर नहीं जाएगा मैटर, आप टेंशन ना ले, बस अच्छे से कवर करते हुए चले, और जो लिख रहा हूं हैंड टू हैंड करते चले। चलिए आगे। अच्छा, इसकी जो डेंसिटी होती है डेंसिटी लिखते हुए चले हैंड टू हैंड। घनत्व किसकी बात कर रहा है? ये घनत्व की बात करता है, जिसमें कि क्या होता है डेंसिटी में आपका मास और वॉल्यूम। आपने पढ़ा होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये उधर का मैटर है, मुझे तो डेंसिटी बताना है। घनत्व, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? ये चीज आपकी 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में जाएगी। सेंटीमीटर क्यूब 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसकी होती है। वॉल्यूम और मास दोनों होता है, वॉल्यूम और मास सेंटीमीटर क्यूब में चला गया, और देखिए ग्राम 5.5 ग्राम, दोनों चीज मिल गई, वॉल्यूम एंड मास। तो डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। थर्ड, रोटेशनल स्पीड, घूर्णन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? घूर्णन। (1670 किलोमीटर पर आवर। अभी एक चीज तुम्हें मैं बताऊंगा, इस चीज का थोड़ा सा बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्योंकि अभी इसमें कुछ चीज एक्स्ट्रा भी आने वाली है। रोटेशनल, और फोर्थ हो जाएगा आपका रिवॉल्यूशन स्पीड। कहीं की बात कर रहा है रिवॉल्यूशन स्पीड में? परिक्रमा की गति। किसकी? परिक्रमा की गति, परिक्रमा की गति। परिक्रमा की जो गति होगी वो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, कभी कभी वो अप्रोक्स करके 30 किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख देता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर आपका आवर था और यहां पर आपका सेकेंड है। यहां पर ये दिक्कत मत कर देना। रिवॉल्यूशन स्पीड आपकी 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, और यहां पर 1670 किलोमीटर पर आवर है। ये अपने एक एक्सिस पर जो इसकी गति है वो बहुत तेज होती है। और रिवॉल्यूशन स्पीड जो परिक्रमा होती है सन, उसके बाद जो ये परिक्रमा करता है, इसकी जो परिक्रमा है ये आपकी 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। और रोटेशनल जो ये यहाँ पर इसकी घूर्णन होती है, रोटेशनल स्पीड होती है 1600 किलोमीटर पर आवर होती है। और आपको ये पता होना चाहिए सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट है 8 ग्रहों में अर्थ का सबसे ज्यादा होता है। क्या? डेंसिटी, घनत्व। 8 ग्रह जितने होते हैं सोलर सिस्टम में, उनमें सबसे ज्यादा, सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा घनत्व होता है अर्थ का। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी, रोटेशनल स्पीड, रिवॉल्यूशन स्पीड, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट एकदम।
अगर आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है इनमें से, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का पलायन वेग। मतलब इसका मतलब ये होता है, पृथ्वी से कोई चीज आपने प्लान की, दैट मीन्स कुछ कोई वजन की कोई भी चीज आपने फेंकी ऊपर, फेंकने के बाद यदि वो नीचे ना आए तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, और अगर उससे नीचे स्पीड है तो वो हमेशा चीज, तुमने देखा होगा तुम कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे आती है, जरूर आती है। क्यों? क्योंकि वो उस स्पीड से नहीं जाती। अगर वो उस स्पीड से भेजी जाए तो वो अर्थ पे से बाहर प्लान कर जाती है, प्लान करने के बाद वो ऊपर स्पेस में पहुंच जाती है। तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इसमें कि मैंने कोई पत्थर स्टोन लिया, उसको मैंने हवा में फेंका, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, थोड़ा सा घुमा के भी आ जाता है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। और इस पर कि कोई पत्थर स्टोन फेंका ऊपर हवा में, और वो हमने फेंका 9 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। किस हिसाब से? 9 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो क्या वो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ मतलब उसको प्रूफ करता है, मतलब वो वापस नहीं आएगा? तो आप कहेंगे नो, गलत। मतलब वो वापस आएगा। उसको स्पीड कितनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। या फिर वो कहे कि 9 किलोमीटर 10 मतलब 11.2 से नीचे जितनी भी होगी, 11.1 भी होगी तो भी नीचे ही आएगा। 11.2 से ऊपर वो लिखता है तो आप कहेंगे यस, ये प्लान कर जाएगा, ये प्लान कर जाएगा। कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे देखें। ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया हुआ क्वेश्चन है। सो डैट इसको बहुत ध्यान से देख लेना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन उसने थोड़ा सा घुमा दिया था यहां पर आकर कि पोल्स पर कितना होगा और इक्वेटर पर कितना होगा। पोल्स ध्रुवों पर, ये चीज हम लॉन्गिट्यूड में पढ़ेंगे अभी। ध्रुवों पर, भूमध्य पर कितना होगा। पोल्स पर हमेशा मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर हमेशा मिनिमम होता है। मतलब मैक्सिमम सर, मतलब ग्रेविटी ऑफ मैक्सिमम पोल्स पर ये 9.8 से 900 या कुछ ऐसा हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये मैक्सिमम है 9.8। यहां पर इक्वेटर पर मिनिमम कितनी पहुंच जाएगी? मैक्सिमम, मिनिमम तो बस 9.7। ये बीच की ली हुई है 9.8, 9.9 जा सकती है मैक्सिमम, बस इतना रहता है। 0.1 का फर्क रहता है, अदरवाइज और कुछ नहीं। लेकिन अगर पूछता है डायरेक्ट ग्रेविटी ऑफ अर्थ तो आंसर ये रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पोल्स पर वो पूछे ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या रहता है पोल्स पर, तो मैक्सिमम रहता है और इक्वेटर पर मिनिमम रहता है, इक्वेटर पर मिनिमम रहता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, डू फास्ट। जल्दी से कर लीजिए। चले आगे। और हाँ,
जैसे मैं करा रहा हूँ आपको कोई चीज जैसे समझ में नहीं आती, वैसे तो मैं कोई चीज ऐसी छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट लिखा रहा हूँ। ग्रेविटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का मतलब पृथ्वी का प्लायन वेग कितने किलोमीटर पर सेकंड है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फिर इसके अंदर भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बता के चल रहा हूँ। लेकिन ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ पूछना, हाँ कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे पोल, इक्वेटर हुआ, ये चीजें जब आगे हम पढ़ेंगे भी सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, इनमें सब चीजों में रिपीट होंगे, आएंगे, समझाएंगे क्या चीज होती है, इनका अलग से वो चलेगा। आपको ये बता दिया इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ध्रुवों की, तो आपको ये चीजें मैं डायरेक्ट बोल करके चल रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बाद में मेरे से पूछ सकते हैं। अभी आपको पास रिकॉर्ड मिलेगी, लेकिन जो डाउट होगा वो डाउट सेशन में आप पूछ लेना, डाउट सेशन होंगे जरूर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं इसमें रेडियस ऑफ अर्थ। क्या करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, किसी को पता हो तो बताएं जरा। शायद ये पता होगा, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर का होता है। कितना, 6400 किलोमीटर का होता है रेडियस। अच्छा, हम रेडियस को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? वैसे इसमें जब रेडियस की बात कर रहा है तो मेरे हिसाब से सर्कमफ्रेंस भी पूछ सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। जब सर्कमफ्रेंस की बात करेगा पूरे उसकी तो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर की 22/7 और इनटू आर कितना है रेडियस 6400, तो मेरे हिसाब से आप सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। तो जब आपको चीज एक पता लग गई, रेडियस का पता लग गया, तो मेरे हिसाब से वो उसमें फिर कुछ भी पूछे तो आपको ये चीजें निकालनी आनी चाहिए कि यही नहीं कि यहीं पर टिके रहे। लेकिन अब इसमें भी इक्वेटर और पोल्स की बात होगी। मान लीजिए इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये पोल है, ये पोल है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर की जो होती है वो होती है 6378 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट है बेटा, ये थोड़ा कहीं कुछ हो सकता है, किसी को यहाँ 0 मिल जाए, कुछ और मिल जाए, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्ट है, इसे याद करें। रेडियस वैसे 6400 है, लेकिन इक्वेटर की हो जाती है 6368 और पोल पर हो जाती है 6356 किलोमीटर, 6356 किलोमीटर, 6356 किलोमीटर रेडियस अर्थ की, और इक्वेटर पर 6378 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि झुकाव हो जाता है, अक्ष का झुकाव रहता है। पोल बिल्कुल कभी ऐसी नहीं होती, चपटी वे में होती है, और ये थोड़ा सा इस तरीके से झुकाव पे टिल्ट होके रहती है। आगे चले, जब टिल्ट की बात आ गई तो जरा इस टिल्ट की बात ही कर लेते हैं हम। एक्सल टिल्ट ऑफ अर्थ कितना होता है? 8 पॉइंट होगा ये शायद। उसके बाद एक्सल टिल्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का दिख रहा है ना यहां तक, तो पृथ्वी तक तो दिख जाएगा ना, हाँ ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष से झुकाव, मैं भी इसी की बात कर रहा था, अक्ष से झुकाव, ये 23 और 24 के बीच में होता है, डिग्री 23 और 24 डिग्री के बीच में। तो साइंटिस्टों ने इसे 23.5 डिग्री के हिसाब से मान लिया था, क्योंकि सीधी नहीं होती, थोड़ा झुकाव होता है, तो इसलिए 23.5 डिग्री इसको बोला जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष से झुकाव, जो पृथ्वी है उसका जो झुकाव है कुछ यूं है कि इसको हम 23.5 डिग्री मानते हैं, इसका जो झुकाव होता है, क्योंकि ये टिल्ट होती रहती है। जैसे लट्टू है, घुमाते रहो, बाद में जब लट्टू बंद होने को आता है, रुकने को आता है, तो वो ऐसे 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 होता रहता है, उसी झुकाव की बात हो रही है। चलिए आगे नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट, अगर रोटेशन हो रहा है, जैसे अभी रोटेशन की बात की थी मैंने, तो क्या चेंज होता है? रोटेशन होने से डे और नाइट होती है। क्या होती है? डे और नाइट। रोटेशन होने से क्या होता है? डे और नाइट होती है। और रिवोल्यूशन होने से, जब वो होता है इसका घूमती है वो, तो बेटा सीजन चेंज होता है। रिवोल्यूशन होने से क्या होता है?
अभी आपको लिखवाया था सीजन चेंज हो जाता है, मौसम बदल जाता है, मौसम बदल जाता है। यहां पर रिवॉल्यूशन के साथ एक्सल टिल्ट भी होना जरूरी है, एक्सल टिल्ट भी होना जरूरी है रिवॉल्यूशन के साथ साथ, रिवॉल्यूशन के साथ साथ एक्सल टिल्ट भी होना जरूरी है, तभी तो सीजन चेंज होगा। रोटेशन में तो डे और नाइट का अंतर आता है, रिवॉल्यूशन के साथ एक्सल टिल्ट हो जाए तो सीजन चेंज हो जाता है, झुकाव हो जाए और वो जो चक्कर लगा रही है उसके साथ साथ झुकाव भी हो, ये झुकाव तो होता ही है वरना तो फिर डे नाइट तो नॉर्मली है ही है, तो क्या हो जाएगा, सीजन आपका चेंज हो जाता है पूरा कंप्लीटली। ये आपका सिर्फ मैंने अर्थ की नॉर्मली एक जानकारी दी है कि क्या है अर्थ, कि जी ये जियोइड है, इसकी ग्रेविटी ये है, डेंसिटी ये है, रिवॉल्यूशन ये है, रोटेशन ये है, बस नॉर्मल। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ उसकी अब बात करेंगे हम। पहले ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी से, अर्थ से नॉर्मली ये बनते हुए देखे गए हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। जो चेंज होना है या घुमा के देगा वो आपको मैंने बता दिया है, डे नाइट का फर्क पड़े तो पूछे सीधा रोटेशन आंसर आ जाएगा, सीजन चेंज होगा, रिवॉल्यूशन प्लस एक्सल टिल्ट होना चाहिए जी। अगर मैं पीछे की बात करूं जो अभी देखी थी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ जी, पृथ्वी का प्लायन वेग इतने वो होना चाहिए, 11.2 होना चाहिए, 11.1 होगा तो क्या होगा, वापिस आ जाएगी जी, वहां मिलेगा क्या, रिटर्न इस तरीके से। ग्रेविटी ऑफ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो आपको पता होना चाहिए जी, 9.8 मीटर है, पोल्स मैक्सिमम, इक्वेटर मिनिमम। तो क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताई, लेकिन क्वेश्चन 3 बनते हैं यहाँ से। अब आपको वो कितना भी घुमा ले, आपको नहीं घूमना, आपको पता होना चाहिए। मैं हर एक केस लेके चल रहा हूँ, ये खाली में लिख देता ग्रेविटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस खत्म थी कहानी। लेकिन मैं आपको इसके अंदर की चीज बता के चल रहा हूँ, पोल्स पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम। तो क्वेश्चन कैसे भी कितना भी भुना ले, वो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। चलिए बेटा, ज्योग्राफी के बाद आपके ज्योग्राफी टॉपिक जो उठाना था उसकी मैंने थोड़ी सी जानकारी दी, अर्थ की जानकारी दी हल्की सी। अब आपका मेन जो आता है, अब जो आपका मेन पॉइंट आता है, अब आपने अर्थ पढ़ लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो मेन चीज है, या ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसको पढ़ते हैं। इंटरनल, अंदर का आंतरिक जो हिस्सा है अर्थ का, वो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हिंदी में पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आंतरिक संरचना। कुछ होता है ये ऐसे ऐसे वर्ड हैं ज्योग्राफी में, मुझे भी पता है कि बच्चों को प्रॉब्लम होगी, यूपी बोर्ड वालों को, तो मैं हिंदी में भी बता के चल रहा हूँ। और हिंदी वालों को ऐसे वर्ड पता लगे आंतरिक संरचना तो वो भी गुल हो जाएंगे, सो दैट उन्हें भी इंग्लिश में पता होना चाहिए। तो जो ऐसे वर्ड है मैं उन दोनों को लिखते हुए चलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए, ये कोई चपटा शेप में, अरे भैया ये तो बड़ा गंदा बन गया रे। देखिए ये कोई चपटी शेप में है, इसमें से मैंने एक पीस यहां से पृथ्वी में से कट किया, क्योंकि अभी हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर घुस रहे हैं। जब हम पृथ्वी के अंदर घुसेंगे तो मैंने ये हिस्सा काटा, इसके थ्रू समझा रहा हूं क्या है पृथ्वी। ये हिस्सा काट के मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है, ये हिस्सा काट के मैंने अंदर से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये समझ लीजिए ये एक पृथ्वी है, चपटी शेप में है, मैंने यहां से इसको कट किया पीस को, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं इसका। तो मैंने ये काट के पीसेस में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये लेयर है इसकी, क्या है, पृथ्वी की अंदर की लेयर्स हैं और कुछ भी नहीं है, बस ये लेयर को ही मुझे समझाना है। लेयर का नाम क्या क्या देते हैं वो पूछ सकता है, इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता के चलूंगा। इस पहली वाली को नाम दिया जाता है CRUST, क्रस्ट। क्या दिया जाता है नाम, क्रस्ट। इसे बोला जाता है भू परपटी, भू परपटी, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा अपर
मेंटल, वो वाला मेंटल नहीं भैया, अपर मेंटल, वो ऊपर वाला ध्यान रखना, ऊपर अपर मेंटल इसका नाम दिया गया है। एक सेकंड रुकेगा जरा। चलिए सही है, ये वाला अपर मेंटल हुआ, ये वाला आपका लोअर मेंटल हो गया। एक चीज और ध्यान रखिए, क्रस्ट में भी अपर और लोअर होता है, कोई कोई इसमें ज्यादा भाग बना देते हैं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपर मेंटल लोअर मेंटल जरूरी है, उसके बीच का हिस्सा किलोमीटर में भी शो होता है। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, इसके बाद आता है आपका कोर, ये होती है आपकी आउटर कोर और ये होती है आपकी इनर कोर, ये होती है आपकी इनर कोर। इन्हें कोल्ड बोला जाता है, हिंदी में कोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोल्ड। इसे हम बोल सकते हैं बाहरी कोल्ड, बाहरी कोल्ड, और इसको आंतरिक कोल्ड, आंतरिक कोल्ड। ठीक है, मेंटल को हिंदी में भी मेंटल बोला जाता है, निचला मेंटल या फिर ऊपरी मेंटल, और क्रस्ट को भू प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको यहां तक आप नोट करते चलें, इसमें फिर आपको मैं आगे चलूंगा तो दिक्कत होगी। अभी सिर्फ ये बताना है, वहां पे ऐसा नहीं कि वहां पे ग्राफ आएगा बना हुआ या इस तरीके से आएगा, ऐसा नहीं आएगा। आपको बता दें, वैसे तो ये पूछी नहीं जाती चीजें, लेकिन इनके बीच का जो होता है हिस्सा किलोमीटर में, ये 33 किलोमीटर, ये 66 किलोमीटर, वैसे ही आज तक पूछा नहीं गया ना पूछा जाता है, बस पता होना चाहिए नॉर्मली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2900 किलोमीटर में, और ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, चलिए। ये 2900 किलोमीटर में, उसके बाद आपका 5100 किलोमीटर, और इसके बाद आपका हो जाता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ये इनके बीच में जो होता है ये गैप होता है। क्या होता है? ये गैप होता है इनके बीच में, ये इनके बीच में ये गैप होता है। लेकिन जो आपका ऊपर के हिस्से से, इस ऊपर के हिस्से से निचले हिस्से के बीच का गैप होता है, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है वो मैं बताऊंगा, एक बार आप जल्दी से इसको पीस को बना के नोट कर लो। आई थिंक आपने किया नहीं होगा, समझ रहे होंगे, जल्दी से नोट कर लो। चलिए, चलिए बेटा, यहां से जहां हम बैठ के या खड़े होके पढ़ रहे हैं, या हम गाड़ी चला रहे हैं, या जहां हम रहते हैं, यहां से 80 किलोमीटर नीचे, ध्यान से सुना, यहां से 80 किलोमीटर नीचे एक लेयर है, 80 किलोमीटर नीचे एक लेयर है, और वो लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ रहने का भी या बचने का भी कारण वही लेयर है। अगर वो पूछे, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप समझ लो। ये मैं यहाँ से इतना रफ कर दे रहा हूँ, 80 किलोमीटर नीचे एक लेयर है, 80 किलोमीटर नीचे, मतलब कि अपर क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट आपका अपर लोअर हो सकता है, लेकिन अगर वो क्रस्ट की बात कर रहा है, क्रस्ट से नीचे मेंटल में आपकी 80 किलोमीटर नीचे एक लेयर है, और इसका नाम है एस्थीनोस्फीयर। क्या नाम है उसका? उसका नाम है एस्थीनोस्फीयर। अगर वो पूछता है एस्थीनोस्फीयर कितने किलोमीटर नीचे है, 80 किलोमीटर नीचे है, ये 80 किलोमीटर नीचे क्या कौन सी लेयर है? एस्थीनोस्फीयर लेयर है। इसका
ये जो जोन रहता है ये एस्थेनोस्फीयर का लो वेलोसिटी जोन होता है। कैसा होता है? लो वेलोसिटी जोन। दैट मीन्स जब कोई, जैसे आप मान लो अर्थक्वेक आता है, आने के बाद वो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बहुत ही लो वेलोसिटी जोन है, बहुत ही कम, बहुत ही लो वेलोसिटी होती है। कोई भी चीज आते आते यहाँ धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी। आपने देखा होगा अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारा लोड तो ये अकेली ही यहाँ पर आकर कम कर देती है उसका, उसकी जो तीव्रता होती है वो यहाँ आकर के बहुत धीमी हो जाती है। कहाँ? जहां हम रहते हैं वहां से 80 किलोमीटर नीचे ही वो जो गति है धीमी पड़ जाती है, उसके बाद भी इतना तगड़ा झटका मिलता है हमें। तो वो ये जो लेयर सरकती हैं ऊपर नीचे होती है, इनमें टकराव होता है, उसी की वजह से कंपन होती है। साइंटिस्ट ने वहीं से पता लगाई है चीजें कि कैसे नीचे अंदर क्या मिनरल्स है, वेव जा रही थी टकरा के, फिर इधर को क्यों मुड़ी है, इधर को क्यों चली, आगे हो सकता है लिक्विड था वेव कम हो गई, या सॉलिड था कि वेव ने वहां से कुछ टुकड़े हुए या कुछ ऊपर नीचे हुई धरती। तो ये चीजें आपको पता, वहां से साइंटिस्ट पता लगाते हैं। तो उन्होंने ही इन चीजों को पता लगाया है कि 80 किलोमीटर नीचे एक लेयर है, उसका नाम, ये कोई साइंटिस्ट के नाम पे नाम है, एस्थेनोस्फीयर एक लेयर है, और इसका जो जोन होता है वो लो वेलोसिटी जोन है। कैसा जोन है? लो वेलोसिटी जोन। और हमारी धरती में कंटिन्यूअसली आपको पता होना चाहिए कि लगातार फोर्स लग रही है। कैसे लगातार फोर्स लगती रहती है? कंपन लगातार होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन फर्क ऊपर दिखाई नहीं देता। इन लेयर्स में भी चीजें बदलाव आती रहती हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए आगे। जब ये मैं बात उसकी कर रहा हूं कि इसलिए आप बोल रहे हो कि यहाँ पर इनमें कंपन होता रहता है, धरती के नीचे कुछ भी मतलब फोर्स लगती रहती है, तो क्या चेंज होते हैं? तो बेटा आपने ये धरती तो है, मैं धरती का हिस्सा लिया काट के, उसको समझा रहा हूँ। सिर्फ ये धरती का हिस्सा लिया मैंने, धरती के बिल्कुल निचला पॉइंट है, बिल्कुल खत्म है। यहाँ के बाद ये भी लटका हुआ है एक तरीके से, हम धरती जो है लटकी हुई है, हम इस पे रह रहे हैं, रहने के लिए ये उचित थी, सो डेट यहाँ पर रहने लगे। इनमें कंपन होता है या फिर कुछ टकराव होता है आपस में। जब इनमें आपस में टकराव होता है तो बेटा ध्यान रखना, जो ये हमारे कॉन्टिनेंट हैं, टुकड़े हैं, द्वीप हैं, ये यहीं से तो बनते हैं। ये जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं ये यहीं से तो बनते हैं। अच्छा हमारे यहाँ अभी पढ़ाऊंगा, वैसे तो कितने कॉन्टिनेंट हैं अभी तक? 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। बेटा समझ में आ रहा है ना? बहुत, देखो चीजें थोड़ा नया चीज हो सकती है, लेकिन मुझे पता है ये जो चीजें हैं थोड़ा नाम भी अलग होते हैं, फिर ये बिल्कुल ज्योग्राफी नई चीज है। क्या धरती के एक एक्सपेरिमेंट है, फिजिक्स की तरह है, क्या इसमें समझे हम? तो बेटा इसीलिए मैं थोड़ा एग्जांपल वे में लेके आपको क्रस्ट, लोअर, नहीं तो मैं सीधा बता देता इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये स्ट्रक्चर में धरती के अंदर ये 5 टाइप होते हैं। क्रस्ट में 2, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, और जी आउटर कोर और जी इनर कोर। बात खत्म थी। लेकिन मैं इसके अंदर भी बता रहा हूँ, ये चीज आज तक पूछी नहीं गई, कोई भी एग्जाम हुआ यूपीएससी को कभी नहीं पूछी गई ये चीज, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको। फिर इसके नीचे ये इंपॉर्टेंट चीज थी, 80 किलोमीटर नीचे एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर का नाम एस्थेनोस्फीयर है। वहां पर लो वेलोसिटी जोन होता है, जिसके कारण से हमें भूकंप का झटका भी ज्यादा तेज जो होता है उसकी भी कमी जो वो है कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है तीव्रता। यहां तक जल्दी से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। एक एक चीज समझा के चलूंगा स्ट्रक्चर वाइज। अच्छा सर इसको क्या बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर को? बेटा इसको बोला जाता है दुर्बल मंडल। क्या बोला जाता है इसको? दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल, लो वेलोसिटी जोन। जल्दी से नोट कर लो। हो गया? चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ बचा तो नहीं? अच्छा एक चीज देखिए, एक थोड़ा सा इसमें बता दूं आपको। बेटा जो ये आउटर कोर होती है, ये जो आउटर कोर होती है ये टोटली लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर आपसे पूछे लिक्विड फॉर्म में कौन सी कोर होती है, तो आपको वो लिक्विड फॉर्म में कौन सी होती है, लेयर होती है, तो आपको बताना चाहिए आउटर कोर।
कौन सी, आउटर कोर। और सबसे निचली इनर वाली कौन सी होती है, सबसे निचली, ये आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है। कैसी फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। अच्छा, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, अगर यहाँ से कोई चीज टकराए या कुछ भी चेंज होता है तो ये अपना एक मैग्नीट्यूड वो अपना क्रिएट कर लेती है। तो आप बता सकते हैं कौन सी चीज अगर आ जाए क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए, ये आपने बना लिया होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, और इसमें आप लिख सकते हैं ड्यू टू दिस अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर ये चीजें आ जाए कि किस वे से जो अर्थ है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में जो आपकी आउटर कोर होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, इस रीजन से ड्यू टू दिस अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, किस कोर की वजह से, आउटर कोर की वजह से। और क्रस्ट में आपको 2 बता दिए, और मेन चीज क्या थी, 80 किलोमीटर नीचे वाली चीज का आपको पता लग गया। लोअर मेंटल, और ये आपकी लेयर होती है, 5 लेयर है, पता होनी चाहिए कौन कौन सी है, नाम पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नाम आ जाए डायरेक्ट, ये तो मैं बहुत अंदर तक ले गया हूँ, आपको अंदर तक ले जाने वाली भी बात नहीं, क्वेश्चन बन जाता है, यूपीएससी का लेवल है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, सीधे आएगी कि जी कौन कौन सी लेयर है, क्रस्ट है जी, लोअर मेंटल, आउटर कोर, वो कुछ और तीसरा 5वां नाम दे देगा तो वो नहीं होती, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको इतना तक बता दिया, अंदर तक एस्टिमेट स्क्वायर तक, तो आपको ये पता होना चाहिए, बल्कि तो आपको ऊपर से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन होता है जो अंदर जाता है डीपली, वो डीपली क्वेश्चन आप लोग आराम से कर जाएंगे, क्योंकि मैं आपको अच्छे से डीप लेके जा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछ लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगर आपने नोट कर लिया है तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ अर्थ। डिसकंटिन्यूटी ऑफ अर्थ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई चीज छूट के जा ही नहीं सकती। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, डायरेक्ट टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूं, कोई चीज नहीं छूटेगी। अर्थ से रिलेटेड जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से बनेंगे। और एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, पिछले 10 साल के जितने नोट्स आपको बनवाऊंगा सारे आंसर वहां से मिल जाएंगे, सारे मिलेंगे, सारे जितने भी है, टोटली ये गारंटी है। और जितना पूछेगा वो ऊपर से ही पूछेगा, तो मैं डीप में लेके जा रहा हूं कि 70% के बाद जो बच्चा 30% होता है वो इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाता है। जो मैं अंदर तक लेके जा रहा हूँ वो इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी कहीं भी मार ना खाएं, वरना सीधा सीधा मैंने देखा है टीचर्स लोग भी डायरेक्ट लिखवा देते हैं, बात खत्म है। मैं आपको अंदर तक लेके जा रहा हूँ। जो चीज मुझे पता है कोई चीज डीप है, समझ में भी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मजबूरी है उस चीज को समझाना भी है। आप एक बार 2 बार उसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, ऐसी बात नहीं है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ अर्थ, इसका मतलब है पृथ्वी की असंबद्धताएं अलगाव। इसके अंदर होता क्या है, पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, नीचे चेंजेस होते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या डिसकंटिन्यूटी होती है अर्थ की, वो चीजें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें लेयर होती है, परत होती है कि गैप किस किस वजह से आता है। जो ये डिसकंटिन्यूटी होती है, जो गैप आता है लेयर्स के बीच में, तो वो क्यों आता है, आने से फिर क्या बनता है और क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ अर्थ के अंदर। थोड़ा बिल्कुल नया टॉपिक हो जाता है, लेकिन अगर आप चीजों को समझते हुए चलें तो आपको ये पता लगता जाएगा, हाँ थोड़ा नया रहता है कि हाँ क्या चीज है। और आपको मैं तरीका भी बताऊंगा याद करने का, ठीक है। अब गैप जो चीज थी जो ढूंढी गई थी, लेयर्स, ये तो ये किसी साइंटिस्ट ने ही पता किया था, साइंटिस्ट ने ही अपने बिहाफ पे नाम रख दिए थे।
नाम थोड़े से बाहर के होते हैं क्योंकि साइंटिस्ट भी बाहर के होते हैं, तो उनको याद करने का तरीका क्या है वो भी बताऊंगा। यहाँ पर हम एक तरफ लेयर लिख लेते हैं, सारी क्या लिख लेते हैं, लेयर लिख लीजिए, जो जो भी मैंने बताई थी आपको। यहां पर लेयर के नाम लिख लीजिए, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये लेयर है बेटा, परत। इनको हिंदी में आपको पता ही है, क्रस्ट का भी बताया मैंने, अपर का, लोअर का, भूपरपटी, ये ऊपरी भूपरपटी, ये निचली, ये ऊपरी मेंटल, मेंटल को मेंटल ही बोला जाएगा, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है, कोर्ड बोला जाता है हिंदी में। इनके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है ये ही निकाला हुआ है और इनके बारे में लिखना है। कितने गैप है, 1 2 3 4 5। इनको हम पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे हम बेटा, इनका नाम कुछ पॉलिटिक्स के नाम पे याद रखेंगे। किसके नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे। हम लिख लेंगे CMRGL, CMRGL। ये जो नाम है ये बेटा पॉलिटिक्स के नाम है। पॉलिटिक्स पे जाना नहीं है, ना मेरा इनसे कोई नाता, ना हमारा कोई मतलब, ये एक ऐसे ही याद करने के लिए आपको मैं लॉजिक दे रहा हूं। CMRGL कितना गैप होता है, 5। आपने वहां भी 5 गैप देखे थे, इसलिए मैंने ऊपर नहीं सीधा क्रस्ट लिखा था, वहां पर 5 गैप बना दिए थे। 5 स्टेजेस थी, यहाँ पर 5 बनाने के लिए इसलिए मुझे अपर क्रस्ट लेना पड़ा। अपर लोअर आउटर इनर, मैंने इनके बीच में गैप दिए, लेयर बीच में जो ढूंढी गई, जिनके द्वारा बताया गया CMRGL। बेटा CM का मतलब CM मुख्यमंत्री हमारे, राहुल गांधी और लालू, इस तरीके से याद करना पड़ेगा। याद भी ना रहे अब तो नाम इनके इंग्लिश में, आपको बस CMRGL पता होना चाहिए, तो आप बता दोगे कि मतलब थर्ड लेयर अपर मेंटल के बाद, या तो अपर मेंटल के बाद पूछे वो कौन सी आती है, क्या नाम है, किसके द्वारा है, या फिर थर्ड लेयर में कौन सी आती है, तो आपको नाम देना है, इसका नाम है कोन रोड। कोन कोन रोड, क्या नाम है इसका, कोन रोड। दूसरे का है मोहरवी, MOHOROVIE, मोहरवी। तीसरे का है रैपिटी, चौथे का है गुटनबर्ग, क्या है, गुटनबर्ग, और 5वें का है लेहमन, क्या है, लेहमन। अब आपको ये नाम भी याद ना हो तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए CMRGL। अगर वो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पूछे तो आपको पता होना चाहिए मोहरवी नाम है, क्या नाम है, मोहरवी, कि हाँ CM M है भाई, C के बाद M था वहां पर। और अगर वो पूछे लोअर मेंटल आउटर कोर के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में आपका चौथी लेयर रहती है, उसको क्या नाम है, गटनबर्ग। क्या नाम दिया गया है, किसने दिया है, गटनबर्ग। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। इन परतों के बीच में ये जो परत है किस किस चीज से बनी हुई है, किसमें क्या होता है, एलिमेंट्स भी होते हैं इनके अंदर। अभी हम उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से इनको नोट कर लो कि अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कोनरोड, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिटी, लोअर कोस्ट अपर मेंटल के बीच में मोहरवी, लोअर मेंटल आउटर कोर के बीच में गुटनबर्ग, आउटर कोर और जी इनर कोर के बीच में ये कोर है, क्या है, ये कोर है, कोर के बीच में लेमन। चलिए आगे देखिए, हम एलिमेंट के बीच लिए पढ़ते हैं, एक तरफ लेयर लिख लेते हैं और एक तरफ एलिमेंट। किसमें कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं लेयर, डायरेक्ट आएगा अगर क्वेश्चन आएगा, एक तरफ लेयर और एक तरफ एलिमेंट, कौन सा किसमें पाया जाता है। ये इस तरह के नोट्स बनाए गए हैं बेटा,
और एक चीज और मैं चाहता हूँ, उज्जवल हुआ, एक दो बच्चे और हैं जो मुझे लगते हैं अच्छे हैं पढ़ने में, बेटा ये चीज जो मैं लिखवा रहा हूँ अपनी नोटबुक में नोट करके, और मैं अपना नंबर दूंगा, मुझे उस नंबर पे अपनी नोटबुक के जो आप बनाओगे, जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, रियली नहीं मिलेंगे। तो आप बुक उठा लो, बड़े बड़े पैराग्राफ पता नहीं क्या क्या मिलेगा, मैं आपको डायरेक्ट नोट्स बनवा रहा हूँ। पेपर में आपको ये भी बता रहा हूँ क्या पूछ सकता है, आपको क्या जवाब देना है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। ये नोट्स बेटा अपनी कॉपी में नोटबुक में उतारने हैं, और मुझे नंबर दूंगा कि मुझे कोई भी बच्चा, 2 में से या 3 बच्चे जो मुझे लगते भी हैं, बेटा मुझे अपनी फोटो खींच के मुझे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे सर नोट्स रेडी है, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ, बाकी तो तुम देख लेना खुद ही, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहेंगे या जैसे भी करेंगे, आपके सब क्वेश्चंस आराम से आप इजीली मिल भी जाएंगे और कर भी दोगे। यहाँ पर तीनों लेयर का नाम लिख दीजिए, क्रस्ट। क्रस्ट में अब वो नहीं कि ऊपर भी लोअर भी, दोनों क्रस्ट सेम। मेंटल, मेंटल के बाद आएगा आपका कोर। इसमें क्रस्ट में कौन सा पाया जाता है, याद आएगा सियाल। कौन सा पाया जाता है, सियाल एलिमेंट। और मेंटल में ये याद हो सकता है कि जो सीमा है वो मेंटल है, जो सीमा है वो मेंटल है, तो सीमा पाया जाता है। सीमा का सिलिकॉन मैग्नीशियम हो जाएगा, सिलिकॉन मैग्नीशियम ये नाम है, ऐसा नहीं। और हाँ, पीरियोडिक टेबल पे नहीं जाना, ये पीरियोडिक टेबल पे नहीं है, ये तो साइंटिस्ट ने अपने उससे दिए हैं नाम, ऐसा नहीं है पीरियोडिक टेबल पे नाम दे दिए हैं। ये सिलिकॉन एल्यूमिनियम पाया जाता है और मैग्नीशियम हो गया। अच्छा, कोर में आपका पाया जाता है नीफे। वैसे आप कोर को याद कर लो, नाइफ क्या चाहिए होता है, चाकू, वैसे इसे बोला जाता है नीफे। क्या बोला जाता है इसे, नीफे एलिमेंट पाया जाता है। कोर वाली लेयर में नीफे, मेंटल वाली में सीमा, क्रस्ट वाली में सियाल। समझ में आ गई। नीफे वाली में आपका निकिन आयरन पाया जाता है, निकिन आयरन पाया जाता है, निकिन प्लस आयरन पाया जाता है। इतनी हमें गहराई में जाना नहीं, ना ये पूछता ना ये होता। जब आपको ये पता है नाइफे तो बात खत्म है, नीफे बोलते हैं। सीमा का भी पता है और सियाल का पता लग गया, डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। क्रस्ट में कौन सा है जी, सियाल है, ऑप्शन लगाना और आगे बढ़ जाना। मेंटल में कौन सा है जी, सीमा है, निशान लगाना, टिक लगाना और आगे बढ़ जाना। डायरेक्ट है बिल्कुल। आप इस चीज को इसने लिख रखा होगा बुक में, इस चीज को बुक में इतना लंबा लिख रखा हो, कम से कम 3 लाइन में ये मिलेगा लिखा हुआ। लेकिन आपको डायरेक्ट क्या पूछना है जी, क्रस्ट लेयर में एलिमेंट सियाल पाया जाता है, बात खत्म है। इतना ही तो याद रखना होता है उस लाइन में से, वो मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं आपको, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। बेटा ये जो कोर है ये सबसे नीचे आती है। इस कोर का जो टेम्परेचर होता है, इस कोर का जो टेम्परेचर होता है वो घटता बढ़ता है, वो घटता और बढ़ता है। कैसे, एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। बेटा जो कोर का टेम्परेचर है, प्रेशर है, अगर मैं इसकी बात करूं, बस आप इतना समझ लो कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये क्या है आपका, सरफेस है। सरफेस के जब हम नीचे चलेंगे, जो हम जिस सतह पर हम रहते हैं, सतह से अगर हम नीचे चलते हैं तो कोर का जो टेम्परेचर है वो आपका कुछ मीटर में भी चेंज हो जाता है। अगर हम हर 32 मीटर पर 32 मीटर पर 1 डिग्री ये 1 डिग्री क्या हो सकता है, सेंटीग्रेड में जाना चाहिए। हाँ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो, इसको कभी भूल जाओ। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है। क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है पर 32 मीटर पे। और अगर हम ऊपर को चलते हैं पहाड़ों की साइड को, तो आपका हर 32 मीटर में नहीं हो सकता, इसमें 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है कोर टेम्परेचर। 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस, वो सेल्सियस कह रहे हैं, देखो वही होगा ना, सेंटीग्रेड होता है बेटा, सेल्सियस नहीं होता, सेंटीग्रेड। इसको गलत मत कर देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को आप
ध्यान से सुन लेना, सेंटीग्रेड, नो कि सेल्सियस, सेंटीग्रेड है इसका। 165 मीटर ऊपर को चले तो डिक्रीज, और कोर टेम्परेचर है अगर वो पूछता है, ऊपर को चले 165 मीटर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज, और अगर 32 मीटर पर नीचे को चले मतलब हर 32 मीटर बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को डाउट? बेटा अब थ्योरी आती है, अब कुछ थ्योरी आती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए इस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल, जो कॉन्टिनेंट है हमारे वो कैसे ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्योंकि कॉन्टिनेंट की बात कर रहा था ना मैं, धरती है, धरती के अंदर का स्ट्रक्चर आपने जाना, अभी धरती जानी कि क्या होती है, कैसी शेप होती है, धरती के अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, वहां से कॉन्टिनेंट कैसे ड्रिफ्ट होते हैं, क्या हिसाब है, ओशियनिंग क्या है, ये सब हम जानेंगे, सागर के बारे में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थोड़ा इस चीज को आप ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछी भी जा चुकी है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। इस चीज को आप हिंदी में लिखना चाहो लिख दो, महाद्वीपीय, बेटा समझ लेना इसको क्या मैं बोल रहा हूं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या था, कैसे होता था, गिवन बाय, ये किसने दी थी ये थ्योरी, सबसे पहले तो यही समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट पूछे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर। चलिए बेटा, ये तो मैंने आपको भी एक बार बॉक्स में अभी छोटी सी जगह बताया था, कॉन्टिनेंट कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं, इधर बताया था अभी एक बार। लेकिन 225 मिलियन साल पहले आपकी, चलो ये तो अब हो गए, अब पता लग गए 7, लेकिन पहले क्या था आपका, एक ही कॉन्टिनेंट था। इनमें क्या होता है, धरती के अंदर फोर्स लगती है, टूटते हैं, टुकड़ों में बंटते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, इस तरह का होता है। ये सब धरती के ऊपर की बात ये है, लेकिन काम जो होता है वो अंदर हो रहा होता है। पहले एक था 225 मिलियन ईयर एगो, और क्या नाम था, ये आपका एक कॉन्टिनेंट था, इसके चारों तरफ आपका पानी ही पानी था, और ये जो आपका कॉन्टिनेंट था एक, ये जो कॉन्टिनेंट था इसका नाम था, और एक ही नाम था इसका, पेनिजिया, पेंजिया बोलते हैं इसको, पेंजिया। क्या नाम था इसका, पेंजिया नाम था। लेकिन इसके कॉन्टिनेंट के बाहर ये जो पानी सा था, ये जो पानी था, इसको अलग नाम दिया गया था, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ तो पानी होता है ना, इसका पानी था, उस पानी का नाम दिया गया था पैंथालासा। क्या दिया गया था, पैंथालासा नाम दिया गया था, पैंथालासा। आप कहोगे सर इसकी पीपीटी क्यों नहीं बनाई, अगर पीपीटी बनाते तो क्या समझ में आ जाती हैं चीजें, बताओ आप ही। अगर पीपीटी में मैं पढ़ा देता दमादम, जैसे मैंने बैंकिंग पढ़ाया है, बैंकिंग तो चलो मैंने एलोबरेट हो सकता था, तुम्हारी समझ में आ सकता था, आ गया क्या ये वर्ड और ये चीजें आती समझ में नहीं आ पाती। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, सीधे सीधे डायरेक्ट पॉइंट दे रहा हूं, ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो और हिंदी में भी लिख के चल रहा हूं आपके लिए, जिससे दोनों किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर, और 225 मिलियन साल पहले एक ही था, पेनिजियस का नाम था पेंजिया, और ये जो पानी होता है बाहर, इसका नाम था पैंथालासा। नोट कर सकते हैं आप जल्दी से। तो बेटा इसको, इस वाले को, पेंजिया को
सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता था। ये सुपर कॉन्टिनेंट था। अगर पूछा जाए पहले, सबसे पहले क्या था, एक था, कौन सा था, पेंजिया था, और उसके चारों तरफ का पानी था, उसको क्या बोलते थे, पैंथलासा, और सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सुपर कॉन्टिनेंट। चलिए आगे देखिए, चलें आगे। बेटा अब क्या हुआ, जैसे ये था आपका, अभी ये एक कॉन्टिनेंट था, ये 7 बने, एकदम तो नहीं बने, सब टूट टूट के बने। उसके बाद यहां पर कुछ फोर्स लगी अंदर से, ये टूटा, टूटने के बाद यहां पर 2 कॉन्टिनेंट बने और बीच में ये पानी सा हो गया, सारी जगह पानी पानी हो गया। ये 2 टूटे आपस में, टूटने के बाद ये वाला आपका अलग नाम लेके, साइंटिस्टों को काम ही क्या है, स्टडी करना, पाने के बाद अपने नाम पे नाम रख देना, या किसी चीज पे ऐसा मिल गया हो जिसका नाम रख दिया हो। तो बेटा इसका नाम जो रखा गया, लॉरेशिया। क्या नाम रखा गया? लॉरेशिया। सर कैसे कैसे नाम है, मुझे भी पता है ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत करती है आपको, लेकिन समझना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, इसलिए तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझा रहा हूँ, समझा के कुछ डायग्राम बना के, जिससे पता लगे। वरना मैं भी बता देता एक पेंजिया है, उससे फिर 2 बने, एक का नाम लॉरेशिया, ऐसे याद नहीं होता, कहानी से याद हो जाता है। सो कहानी बना के हम याद करने की कोशिश करेंगे। पहले वाले का है क्या है? लॉरेशिया। और दूसरे वाले का नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। क्या रखा गया? गोंडवाना लैंड। ये लॉरेशिया, ये गोंडवाना लैंड। अच्छा हम कौन सी लैंड पे है? इंडिया कौन से पे है? लॉरेशिया वाले पे, गोंडवाना लैंड पे है। इंडिया आपका गोंडवाना लैंड पे। इस चीज का अभी मैं बताऊंगा, सब आएगा, वैसे मैं तो डायरेक्ट बता दिया अभी जब मैं लिखवाऊंगा इन चीजों को भी, कौन सा किस पे है, कौन से कॉन्टिनेंट पे है, क्या हिसाब है, सब आपको बताया जाएगा। और एक चीज का और ध्यान रखिए, ये जो बीच में टुड़ाव हुआ, यहाँ खाली जगह थोड़ा ही बची होगी, यहाँ कुछ तो आया होगा ना, इस चीज को, इस जगह को नाम दिया गया, इस पानी को, ये जो बीच में आया, जब ये बताएंगे कि टूटने से जब 2 बने, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, तो जो बीच का हिस्सा था उसको नाम क्या दिया गया? उस नाम दिया गया तैथिस सी। क्या दिया गया? तैथिस सी। इसका नाम दिया गया तैथिस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैथिस सी। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड तो अक्सर पूछ लिए भी जाते हैं, ये अब तक नहीं पूछा गया, लेकिन पता होना चाहिए इसके बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? तैथिस सी बोलते हैं, सागर। और हिंदी में भी बेटा नाम यही रहेंगे, मैं इसलिए नहीं हिंदी में लिख रहा हूं, ये हिंदी में नाम यही लेंगे, यहाँ लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड और ये तैथिस सागर, हिंदी में भी वही नाम रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हिंदी में कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा गोंडवाना लैंड पे मैं लिखूं क्या क्या रहते हैं, क्या क्या चीज आएंगी, जब बात चल रही है तो अभी साथ के साथ लिख देते हैं इस पे कौन कौन से शहर, देश हैं। इंडिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मिस हो गया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जुड़े हुए थे, फोर्स हुई, खिसकते इंडिया यहाँ आ गया, ये इंडिया बन गया। एक कॉन्टिनेंट पे ये वाली चीज ऑस्ट्रेलिया और ये एक पे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज में लिखे हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखना, सीरीज में है, यहाँ से जुड़ाव था, बहुत दूर चला गया था। आप मैप में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज दिखाई दे जाएगी। ये सब आप मैप खोलोगे तो वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा लिखा हुआ। अच्छा जो ये लॉरेशिया है, इस पे कौन कौन से हैं, इसकी जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो ना, ये चीज पूछी जाती है ऐसी, बस आपको इंडिया के बारे में पूछ सकता है क्योंकि इंडिया अपना हो गया तो इसलिए गोंडवाना लैंड से पता होना चाहिए। लेकिन अगर लॉरेशिया की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया आते हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया,
अरे भैया कैसे करोगे? यूरेशिया। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी थी, ये पता होनी चाहिए, यहां से दिमाग में आया एक क्वेश्चन कि लॉरेशिया का दूसरा नाम भी बोला जाता था अंगारा लैंड। कौन सी लैंड? अंगारा। ये साइंटिस्ट कुछ भी करते रहते थे, बैठे हुए बस नाम देते रहते थे। अंगारा लैंड, लॉरेशिया का दूसरा नाम क्या दिया गया था? अंगारा लैंड। ये सब बस इसमें शब्दों का, वर्डों का खेल है और चीजें याद होनी है बस, और कुछ भी नहीं है इस चीज में। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। चलिए आगे, यहां तक समझ में आ गया? ये आपकी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, बस ये इसमें इतना ही जानना था कि ये टूटे थे, कैसे ड्रिफ्ट हुए थे, कि ड्रिफ्ट होने के बाद क्या हुआ था। अब तो 7 आ गए, वे 7 कौन से उन्हें लिखवाऊंगा सबको, लेकिन आपको ये ड्रिफ्ट थ्योरी का पता होना चाहिए था। ड्रिफ्ट थ्योरी में टूट के बस इतना ही बताया गया है किस तरीके से टूटे, उनके नाम रखे गए। नाम रखने के बाद 2 बने, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड पे ये वाले आते हैं और लॉरेशिया पे वो जो बीच का हिस्सा है थेथिस बोला जाता है, और जो पहले वाला था उसे पेंजिया बोला जाता था, जो मेन कॉन्टिनेंट था, और पानी वाला पेंथालासा बोला जाता था। चलिए आगे चलूं, ठीक है। देखिए, अभी आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये अर्थ में ही आ रहा है सारा मैटर, बस अर्थ खत्म हो जाएगा। और ये मान लो 20 मिनट का खेल है, 20 मिनट के खेल में थोड़ा सा बचता है, सारा खत्म हो जाएगा। 1-2 थ्योरी है, ओशियनिक नाम, कॉन्टिनेंटल के नाम, और बस ये ड्रिफ्ट थ्योरी है। और आपका स्ट्रक्चर क्या है? इनर स्ट्रक्चर बताया, अर्थ बताया, ज्योग्राफी की चीजें बताई, खत्म। अर्थ एक चित्र टॉपिक है, सोलर आएगा, लॉन्गिट्यूड आएंगे, बस ये चीजें हैं। ज्योग्राफी में इतना घबराने की बात नहीं है, सब चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे, बस आपको जो करा रहे हैं वो करते हुए चलते रहो, नोट्स बनाते हुए चलते रहो। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। विवर्तनिकी, टेक्टोनिक को बोलते हैं विवर्तनिकी। इसके जो लीडर हैं, इसके लीडर का नाम दिया गया था, वैसे इसमें तो 6-7 नाम थे, वैसे पूरी टीम भी थी ये, लेकिन जो हम लेते हैं नाम, वो जो पेपर में पूछेगा वो इनके लीडर का नाम पूछेगा, और इसका लीडर था मॉर्गन। और मॉर्गन ने ही फिर इसका दिया गया कि मॉर्गन ने ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का निजात किया है। किसने? मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये प्लेट क्या है? ये प्लेट एक्चुअली कॉन्टिनेंटल की ही बात कर रहा है, टुकड़ों की जो टूट के आए हैं उन्हीं की बात कर रहा है, लेकिन कॉन्टिनेंटल नहीं कह सकते क्योंकि ये टुकड़ों की बात कर रहा है जो टूट के आए हैं। क्या हिसाब होता है उनका, कैसे लड़ाई होती है उनमें, और फिर उनसे ज्वालामुखी निकलती है, उनका जो गर्त क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, इन चीजों की बात करेगा ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अर्थ लिखिए, आपको और अच्छे से समझ में आने के लिए कर रहा हूं, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि अर्थ के बारे में बात चल रही है, कॉन्टिनेंट की और प्लेट टुकड़ों की जो टूट के धरती पर तैरते हैं पानी में, उनकी बात करता है। इसमें लिख लो आप, अर्थ डिवाइडेड, अभी आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अर्थ डिवाइडेड इनटू 7 मेजर, 7 की तो बात कर रहा था, 7 कॉन्टिनेंट की, ये कॉन्टिनेंट की तो बात कर रहा है। 7 मेजर प्लेट्स, टुकड़ों में बटा था ना, टुकड़ों में ही तो बटा था। 7 मेजर प्लेट्स एंड वेरियस मेजर एंड वेरियस माइनर प्लेट्स, एंड वायरस, वो वायरस कह रहा हूं, एंड वेरियस माइनर प्लेट, माइनर प्लेट। बेटा जो अर्थ है, जो धरती है, वैसे एक बात है, ऑनलाइन में बस पढ़ाई पढ़ाई होती है, सामने बैठे होते हैं तो लगता है तुमसे भी पूछ लें कुछ पढ़ के आए हो कि नहीं, और हमें भी लगता है कि चलो कुछ मिल रहा है, कुछ समझ में इनको आ रहा है, लेकिन जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो कुछ यही नहीं फील होता कि आप पढ़ रहे होंगे कि नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। खैर, मैं चाहूंगा कि आप जुड़े रहें, चीजों को समझते रहें, और जिनको क्लियर करना है वो भरोसा रख के काम को करें, वो खुद पर भी भरोसा करें और हम पर भी भरोसा करें, और जो अपने भरोसे को और मजबूती देने के लिए जो प्रीवियस पेपर है उनको सोल्व करने की कोशिश करें। जहां से क्वेश्चन मिले वहां से क्वेश्चन उठाएं। मैंने पिछली वीडियो में जब बैंकिंग का पूरा कराया, इकोनॉमी का पूरा कराया था, भले ही 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैं टीचर्स मैंने देखे कोचिंग में वो कराते भी नहीं है, छोड़ देते हैं,
लेकिन मैंने इकोनॉमी को आपको अच्छे से कराया कि 3 नंबर का भी है, आना होगा, कर ही आएंगे, क्वेश्चन भी तुम्हें दिखाए कैसे आते हैं। सेम ऐसे में ज्योग्राफी में आप भी अपनी खुद नेट से उठाओ, देखो अर्थ के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, और डायरेक्ट करोगे। आज की क्लास के बाद आप एक बार गूगल करके देखना कि जो सर ने पढ़ाया उसके बिहाफ पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या हम जवाब दे सकते हैं, तो आप डेफिनेटली दे दोगे आप, लेकिन आपको नोट्स रेडी करने हैं। और जो मेरी इच्छा है, मैंने जो कहा है कि बेटा मेरा नाम तो अभी 2-4 के याद है, उज्जवल हुआ और ये, अब ऐसा नहीं है कि उज्जवल त्यागी है, मैं भी त्यागी हूँ तो इसलिए याद है, ऐसा क्या कोई भेदभाव नहीं है, नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि कमेंट वो ज्यादा करता रहता था। बस बेटा मैं चाहता हूँ एक बार हर बच्चा नोट्स बना ले, और इनकी नोट्स मुझे चाहिएंगे, फोटो खींच के मुझे एक बार भेज दे। सर भेजे कहीं पे? बेटा नंबर ले लो, इस पे सेंड कर देना 7060003291, इस पे मुझे सेंड कर देना एक बार फोटो खींच के कि सर देखो हम नोट्स बना रहे हैं। 7060003291, इतना ही काफी है, बस बार बार नहीं और ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए जो अर्थ है जब वो डिवाइड हो गया था इन 7 मेजर प्लेट्स में और एंड वेरियस माइनर प्लेट। माइनर प्लेट का तो कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन 1-2 का हम नाम ले लेंगे। लेकिन जो मेजर प्लेट है में बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि वे पेपर में पूछी भी जाती है, और आपको ये पता होनी चाहिए फिर भी कि कौन कौन सी है ये। जब ये टूटी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि कितनी प्लेट्स हैं, तो हम इनकी बात कर लेते हैं। लेकिन पेपर में आता क्वेश्चन कैसे है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, वो सबसे मेजर प्लेट का नाम पूछेगा, मेजर प्लेट कौन सी है, या सबसे माइनर प्लेट कौन सी है। माइनर प्लेट में एक बता देते हैं, बस खत्म है, और मेजर में एक बता, लेकिन मैं तुम्हें सीक्वेंस वाइज में सारी लिखवाऊंगा, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वो पूरी मेजर और माइनर ना पूछ के वो मेजर की सीक्वेंस दे देगा और बोल देगा कि कौन सी सीक्वेंशियल बेस है, कौन सी सीक्वेंस में है। सीक्वेंस मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको पूरी सीक्वेंस में पता होना चाहिए, मेरा मानना ये है। कल को क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर देखिए मैं सीक्वेंस में लिख लेता हूं, आपने ये लिख लिया हो तो ठीक है, और आप एक इसे काटते नहीं है, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। हम एक काम कर लेते हैं, इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। सबसे पहला पैसिफिक प्लेट, सबसे मेजर बड़ी, पहले हम मेजर 7 मेजर वाली लिख लेते हैं इधर, 7 मेजर प्लेट जो है, 7 मेजर प्लेट इधर लिख लेते हैं, और माइनर वाली हम इधर लिख लेते हैं, माइनर इधर मेजर इधर। वैसे माइनर भी एक आधी ही लिखवाते हैं, लेकिन हम 3-4 की बात करेंगे जो है सबसे लोवेस्ट बड़ी से लेके। पैसिफिक प्लेट, सबसे पहले पैसिफिक प्लेट क्या बोलते हैं बेटा इसे? प्रशांत, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ऐसी पैसिफिक प्लेट प्रशांत प्लेट। कौन सी? प्रशांत। दूसरी लिखिएगा बेटा इसमें यूरेशियन, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट, इसका इंग्लिश में भी नाम यही रहेगा, यूरेशियन प्लेट का नाम भी इंग्लिश में यही रहेगा। तीसरी प्लेट लिखिए इसके अंदर अफ्रीकन, ये इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन बन जाता है, प्लेट लिख लीजिएगा। चौथा नॉर्थ अमेरिकन, क्या बनेगी? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। पांचवा नॉर्थ अमेरिकन के बाद साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। छठा साउथ के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी आप पढ़ के भी आए थे। सातवीं बनेगी इसके अंदर इंडो ऑस्ट्रेलिया, मैं बता रहा था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ही वाले कॉन्टिनेंट से अलग हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे लार्जेस्ट प्लेट कौन सी होती है? यूरेशियन प्लेट सबसे लार्जेस्ट होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लार्जेस्ट प्लेट होती है। अगर वो पूछे कि ऑप्शन देके लार्जेस्ट प्लेट कौन सी होती है तो आपको पता होना चाहिए यूरेशियन प्लेट लार्जेस्ट होती है। और ये सीक्वेंस में है कि पैसिफिक के बाद यूरेशियन, यूरेशियन अफ्रीकन, नॉर्थ साउथ, अंटार्कटिका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये उसमें एरिया वाइज में पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए यूरेशियन प्लेट लार्जेस्ट प्लेट होती है आपकी। अच्छा माइनर प्लेट की बात करें, माइनर प्लेट कौन सी होती है? सबसे छोटे टुकड़े जो चल रहे हैं, पहले आप नाम लिख लीजिए जुआन डे फुका, जुआन डे फुका, ये आपकी पहली स्मॉलेस्ट
ये छोटे छोटे टुकड़े हैं माइनर वाले। और ध्यान रखिएगा जुआन डी फुका, और दूसरा है इसमें नजाका, तीसरा है इसमें कोकोस, कोकोस प्लेट। कौन सी है? कोकोस प्लेट। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो टूटे हुए और उनके नाम दिए गए हैं, कोकोस प्लेट। जुआन डी फुका आपकी ये नॉर्थ अमेरिका में है, स्मॉलेस्ट प्लेट है, और नॉर्थ अमेरिका में है जुआन डी फुका। इतनी की तो जरूरत नहीं ना, इतना अंदर तक पूछेगा किसमें है, नॉर्थ अमेरिका में है, कहाँ है, बस ये पूछ रखता है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट है आपकी जुआन डी फुका। जुआन डी फुका आपकी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट है। इसमें तो आपको अगर मैं पीपीटी बना के पढ़ाता तो कुछ भी समझना आता, बस थ्योरी थी, मैं पढ़ता रहता। और आप समझ में तो आ रहा है कम से कम है क्या चीज। नाम ये ऐसे ऐसे नाम बेटा यही याद करने हैं बस आपको, मेन चीज ये है इसमें, और कुछ भी नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए, शायद थोड़ा सा टाइम भी दे देना चाहिए 2-3 मिनट का। बार बार पढ़ते पढ़ते बोरियत आ जाती है कि ढंग से क्या करें, क्या लिखें, कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। कितना अच्छा, ठीक है। चलिए बेटा आगे कर लें, बाउंड्रीज वगैरह कर लें। थोड़ा सा रह रहा है, मेरे हिसाब से तो आधा घंटे की क्लास हो रही है इसमें, आध पौन घंटे की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अर्थ, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ये चीज यहां तक क्लियर हो गई। चलिए आगे बेटा, आगे की बात करते हैं बाउंड्रीज की। जो बाउंड्रीज है इसमें 3 तरह की बाउंड्रीज होती है। ये वाली बाउंड्री नहीं, ये श्रीलंका और भारत की बाउंड्री, और ये वाली बाउंड्री की यूपी की और इधर की बाउंड्री की बात करने लगो। ये वाली बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हम बाउंड्री की बात करेंगे बेटा, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, इस तरह की बाउंड्रीज होती है, इनका नाम दिया गया है। धरती की बात कर रहे हैं हम पूरे धरती की, धरा की बात कर रहे हैं, तो उन बाउंड्रीज को जिस वे में बांटा गया है हम उनके नाम की बात करेंगे। ठीक है, उनमें सबसे पहली बाउंड्री कन्वर्जेंट बाउंड्री। सबसे पहली कन्वर्जेंट बाउंड्री, बाउंड्रीज सबसे पहली कन्वर्जेंट बाउंड्री। जो पढ़ते हैं जब उनका टकराव होता है आपस में, तो उन कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में बात कर रहा है। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, इसका रीजन क्या रहता है? ड्यू टू दिस रीजन, इसकी वजह से आपस में टकराती हैं बाउंड्रीज जो होती हैं, परतें जो होती हैं, जब वे टकराती हैं तो क्या क्रिएट करती है और क्या इससे होता है वो हम लिखेंगे। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोल देते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी हम इसको बोल देते हैं। कौन सी बाउंड्री? डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। और इस डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री या कन्वर्जेंट बाउंड्री आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंट बाउंड्री को क्या बोल सकते हैं जी? डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। जब ये दोनों का टकराव होता है या पूछता है कन्वर्जेंट बाउंड्री के रीजन से क्या उत्पन्न होता है, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू दिस रीजन, या इसके परिणाम, ड्यू टू दिस या कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो परिणाम आएंगे निकल के, क्या निकल के आएंगे? परिवान। इसके 2 निकल के आएंगे, एक माउंटेन रेंजेस और दूसरा टकराने से ट्रंच, मतलब गर्त। ट्रंच एक हिस्सा होता है इस तरह का, जब ये परतें आपस में इस तरह के कॉन्टिनेंट टकराते हैं, जब इस तरीके से टकराते हैं, सॉरी ये इस तरीके से है, जब ये इस तरीके से टकराते हैं तो जो ये हिस्सा होता है बेटा ये ट्रंच बोला जाता है, गर्त बोला जाता है। इसके टूटने से जो नीचे का मैग्नीट्यूड होता है, जब वो ऊपर निकलता है तो उसको हम लावा बोल देते हैं। अभी लावा की भी बात करेंगे, वो ऊपर का हिस्सा होता है बेटा। इसे 2 जब कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, जब वे टकराती हैं तो क्या निकल के आता है? ट्रंच और माउंटेन। 2 चीजें बन के आती है, माउंटेन रेंज बनती है और ट्रंच बनता है, गर्त, ये बन जाते हैं। फिर दूसरा आता है बेटा इसके अंदर, कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंदर डाइवर्जेंट बाउंड्री, मतलब टकराती नहीं है, एक इधर को जा रही है तो दूसरी परत उधर को चल रही है, दूसरा कॉन्टिनेंट अलग वे में चल रहा है, उसकी बात करें हम डाइवर्जेंट बाउंड्री। किसकी? डाइवर्जेंट बाउंड्री की। बेटा डाइवर्जेंट बाउंड्री के अंदर इसमें होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री में इसमें भी 2 चीजें का क्रिएशन होगा। जब वे अलग अलग जाएंगी
दोनों कॉन्टिनेंट अलग अलग जाएंगे तो क्या बन जाएगी, वैली बन जाएगी या तो, ठीक है, या तो वैली बन जाएगी या फिर आपकी रिज बन जाएगी, मतलब या तो वैली बन जाएगी या फिर रिज बन जाएगी। क्या चल रहा है? ठीक हो रही है बेटा, रिकॉर्डिंग ही सही रहेगी। वैली होती है घाटियां, या फिर किसकी बात करी मैंने, दूसरा क्या बोला, रिज। ये इस तरीके से होती है बेटा। ध्यान रखना डाइवर्जेंट बाउंड्री से किन दो चीजों का उत्पन्न होता है वो आपको पता होना चाहिए कि जी आप पहले कन्वर्जेंट से माउंटेन ट्रंच और डाइवर्जेंट से रिज और वैली। जो ये रिज होते हैं सर ये क्या होते हैं, ऐसे तो याद नहीं रहेगा, हम याद तो कर लेंगे लेकिन बताओ तो फिर भी क्या होता है बेटा। ये समुद्र के अंदर आपने देखे होंगे, समुद्र के अंदर कुछ पहाड़ टाइप से होते हैं, समुद्र के जो अंदर होते हैं कुछ पहाड़ टाइप से रखे रहते हैं, कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। कुछ तुमने देखा होगा कोई जहाज नीचे कहीं कोई पहाड़ सा होता है उससे टकरा जाता है, कोई खड़ा रहते हैं पहाड़ टाइप से समुद्र के अंदर बहुत गहराई में, तो उन्हें ही हम रिज बोलते हैं, ठीक है। जब वहां से घाटी में हट जाती हैं तो घाटियां बन जाती हैं वैली, या फिर रिज क्रिएट हो जाता है। ये दो चीज क्रिएट होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री से। तीसरा एंड लास्ट बाउंड्री ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात कर रहा है ये। हम इस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात इस तरीके से करेंगे बेटा, इससे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे कुछ भी क्रिएट नहीं होता है, नाइदर, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से कुछ भी क्रिएट नहीं होता है। इसको हम लिख सकते हैं नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ना ही तो इससे कुछ क्रिएट करती है और ना ही ये कुछ भी डिस्ट्रॉय करती है, ना ही तो ये क्रिएट करती है। अगर वो पूछता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर का क्या क्रिएशन होता है तो आप उसका आपको एक ऑप्शन मिलेगा नाइदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना ही तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। थैंक यू, आज के लिए काफी है, बाउंड्री मैंने करा दी। अच्छा, ये जो ट्रेंच है अभी पीछे की क्लास में हमने देखा था, अभी पीछे की क्लास में हमने देखा था ट्रेंच आया था लिखा हुआ कन्वर्जेंट में, ये रहा ट्रेंच ग्रत। ये एक नाम आता है, ट्रेंच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मारियाना ट्रेंच आता है, वो क्या चीज है वो हम कल बात करेंगे। उसके बाद कॉन्टिनेंट लिख लेंगे थोड़ा सा, जो जी ओशियंस जो है उस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद आपका अर्थ चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए काफी है, इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना, एक बार गूगल करना, और बस इतना ही आज के लिए काफी है, बाकी कल की क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। चलिए।